गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लासेस में आप लोगों का संस्कृत का सेट जो कि 14 क्वेश्चन का था डिस्कस हुआ था। ये आपके जो एग्ज़ाम है JSC CGL लैंग्वेज पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें डेली आपके 40 क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें कि संस्कृत का सिलेबस जो कि ग्रामर है, ग्रामेटिकल पोर्शन हुआ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर पोर्शन हुआ, वो सारे कवर किया जा रहा है। 14 क्वेश्चन में आपके एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनका भी संस्कृत लैंग्वेज है, उन लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी फुलफिल की जाएगी। और जिन लोगों को संस्कृत रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बुक के नाम पूछने हैं या कोई क्वेश्चन पे डिस्कशन है या टॉपिक पे डिस्कशन करना है, तो आप क्लियरली उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आपके लास्ट क्लास में 40 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्रग्रीव कः आसीत्। चित्रग्रीव कौन थे? ऑप्शन ए मूसिका राजा, बी दैत्य राजा, सी कपोत राजा और डी वन राज। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जिसमें कि अगर आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा और अगर आप रॉन्ग सेलेक्ट करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा आपका ये आपका रूल्स किस में है? JSC CGL पेपर में है। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन के आपको 3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत करते हैं तो टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्रग्रीव कः आसीत्। ए मूसिका राज, बी दैत्य राज, सी कपोत राज और डी वन राज। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी कपोत राज। मतलब वो क्या थे? कबूतर थे। ठीक है। चित्रग्रीव कपोता राजा आसीत। कपोत राज चित्रग्रीव एक बूढ़ा व अनुभवी कबूतर था। वो कौन था? एक बूढ़ा और अनुभवी कबूतर था, मतलब एक्सपीरियंस्ड कबूतर था, जिसका नाम चित्रग्रीवा था। वह अपने कबूतरों की रक्षा और समय समय पर उचित परामर्श दिया करता था। ये एक स्टोरी से रिलेटेड है, जैसे कि आप लिटरेचर पोर्शन में पढ़ेंगे, जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसी में से कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है। किसी भी कैरेक्टर का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये किस स्टोरी से बिलोंग करते हैं, या किस महाकाव्य से, किस खंड काव्य से है, या इनका कौन सा गद्यांश या पद्यांश से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि आप से डायरेक्ट कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कैरेक्टर जो है किस चैप्टर को बिलोंग करना है। तो ग्रामर पोर्शन के साथ साथ आपको लिटरेचर पोर्शन पे भी, मतलब आपको एटलीस्ट कैरेक्टर्स तो याद ही रखने हैं, जैसे मेघदूत में कौन कौन से है, या अभिज्ञान शकुंतलम में कौन कौन से है, उत्तर रामचरित में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन से हैं, उनका क्या काम है, कौन नायक है, कौन नायिका है, ये सारे आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे शिवराज विजय है, ठीक है, या किराता अर्जुनियम है। तो किराता अर्जुनियम के भले प्रथम सर्ग को आपको पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में आपको कितने कैरेक्टर हैं, इसमें कौन किसका क्या नाम है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कादम्बरी सुखना सोपदेश है, तो इससे भी रिलेटेड जितने श्लोक, गद्यांश, पद्यांश है, इसका भी डिटेल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आंसर, एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप टिक कीजिए, नहीं पता है तो आंसर को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पहला क्वेश्चन आपका था चित्रग्रीव, थोड़ा डिस्टर्बेंस था तो मैं ये क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर देती हूँ। चित्रग्रीव कः आसीत्। ए मूषिक राजा, बी दैत्य राजा, सी कपोत राजा और डी वन राजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी कपोत राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथिल कोकिला कः। मैथिल कोकिला कः। मैथिल कोकिल किसको कहते हैं हम लोग? अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या संस्कृत साहित्य जो भी पढ़ेंगे, तो हिंदी साहित्य में आप मैथिल कोकिल के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? ए विद्यापति, बी तुलसीदास, सी चाणक्य और डी माघ। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विद्यापति। विद्यापति मैथिल कोकिल कथ्यते। विद्यापति को मिथिला भाषा का जो साहित्य है उनमें उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति भारतीय साहित्य के श्रृंगार परंपरा व भक्ति परंपरा और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये श्रृंगार परंपरा, भक्ति परंपरा और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में
कंठता के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। मतलब इनकी रचनाएं बहुत सुरीली होती हैं, कोयल की जैसी होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शांतिवनम कुत्र अवस्थितम। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शांतिवन कुत्र अवस्थितम, शांतिवन कहाँ पे है? ए पाटलिपुत्रे, बी वानरस्याम, सी उज्जैन या डी देवल्याम। तो आपको पता होना चाहिए कि शांतिवन, किस शांतिवन के बारे में बात हो रही है। शांतिवन क्या है? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये समाधि स्थल है। तो इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे है। ए पाटलिपुत्र में है, बी वाराणस्याम में है, सी उज्जैन या डी देवल्याम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। तो शांतिवन कहाँ पे है? जो कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मोतीलाल नेहरू महोदय पौत्री का आसित। मोतीलाल नेहरू महोदय जो थे उनकी पोती कौन थी? ए मेनका, बी प्रियंका, सी सोनिया या डी इंदिरा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि मोतीलाल नेहरू जी की पोती कौन थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इंदिरा गांधी। ठीक है। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के एक मशहूर वकील थे, एक फ्रीडम फाइटर भी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और इनका बहुत सारा हिस्टोरिकल में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसमें बहुत सारा इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलिका दह कस्याम भवति। होलिका दह जो होता है वो कब होता है? ए नव्याम, बी पूर्णिमाम, सी अमावस्याम और डी दस्याम। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि होलिका दहन जो होता है वो किस अवसर पर होता है। क्या उस समय पूर्णिमा होता है, या नवमी होती है, या अमावस्या होता है, या दसवीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये पूर्णिमा के दिन होता है, जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन होता है। होलिका द पूर्णियाम इति तिथि तिथौ भवति। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला और हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। होली के एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? होलिका दहन। तो ये सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्यों? क्योंकि ये इंडियन कल्चर रिलेटेड है, फेस्टिवल से रिलेटेड है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना तटे अवस्थित क। यमुना के तट में कौन अवस्थित है? क्या अवस्थित है? ए पाटलिपुत्र, बी वाराणसी, सी दिल्ली या डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यमुना तट पे क्या अवस्थित है? पाटलिपुत्र है पटना, बी वाराणसी, सी दिल्ली या डी कोलकाता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी दिल्ली। दिल्ली यमुना तटे अवस्थित। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश व महानगर है। दिल्ली में भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व है। ये तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो कैपिटल सिटी है ऑफ इंडिया। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे पर दिल्ली बसा है। तो दिल्ली के बारे में आप कितना भी बोलेंगे वो कम है, क्योंकि वो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हुए, या जितने भी लीडर्स जो होते हैं, जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स होते हैं, उनका जो घर होता है, जो उनको आवास मिलता है, वो सारे दिल्ली में ही अवस्थित है। तो दिल्ली में अगर आप उसमें डिफाइन करने जाइएगा तो अभी 4000 वर्ड्स भी कम पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये डिस्कशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद कस्य भक्त आसीत। प्रहलाद कस्य भक्त आसीत। जो प्रहलाद थे वो किसके भक्त थे? ए देव्या, बी सरस्वत्या, सी शक्तया या डी विष्णु। देवी के, बी सरस्वती के, सी शक्ति के या डी विष्णु के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी विष्णु के। प्रहलाद किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे। इसके बारे में आपने स्टोरी पढ़ा ही होगा, जो होलिका दहन अभी आपने पढ़ा कि होलिका के समय जो होलिका कौन थी या प्रहलाद कौन थे, इनके बारे में आप लोग को, ये इंडियन कल्चर से रिलेटेड है तो इतना तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद क। सबसे पहला या प्राचीन वेद हम लोग किसको कहते हैं? तो ऐसे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा संस्कृत का श्लोक इसी से लिया गया है, तो इससे ये चीज आपको पता होना चाहिए।
प्राचीनतम वेद कह? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद मान्यते। ऋग्वेद पद्यात्मक है और इसमें 10 मंडल हैं। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और सूक्त कितने हैं? 1028 1028 सूक्त है व 11,000 मंत्र है। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है, इसमें जो जितने देवी देवता हैं उनकी स्तुति की गई है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारतस्य युद्धम कुत्र अभवत? जो फेमस महाभारत का युद्ध था वो कहाँ पे हुआ था? ए हरिहर क्षेत्र, बी कुरुक्षेत्र, सी मेला क्षेत्र या डी क्रीड़ा क्षेत्र। तो ये सबको पता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन का जो हुआ था वो कहाँ पे लड़ी गई था। कहाँ पे हुआ था ये युद्ध? ये हुआ था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारतस्य युद्धम कुरुक्षेत्र अभवत। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन हेतु किया गया था। ये सिंहासन की लड़ाई थी, साम्राज्य की लड़ाई थी कि किसको ये मिलेगा सिंहासन। किसके बीच हुआ था? पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदर्शनस्य प्रथम मार्गदर्शक कः आसीत्? ये जो दूरदर्शन था, टीवी था, इसके पहले मार्गदर्शक कौन थे? थोड़ा साइंस एंड टेक से भी आपका क्वेश्चन है इसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है ए JL बेयर्ड, बी आर्यभट्ट, सी पाल निपक, सी भाभा महोदय, डी भाभा महोदय। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉन एल बेयर्ड। दूरदर्शनस्य प्रथम मार्गदर्शक आसीत् JL बेयर्ड। 13 अगस्त 1988 को हैंसबर्ग में जन्मे जॉन लेगी बेयर्ड ने सन 1926 में 1926 में सबसे पहले दूरदर्शन का आविष्कार किया। जो टीवी है, टेलीविजन, उसका आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति क आसीत्? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर कलाम, बी वीवी गिरी, सी राधाकृष्ण और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963, इनका जो लाइफ टाइम दिया है वो दिया 1884 से 1963। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के फेमस लीडर में से थे। लोकप्रिय होने पे उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न भी कहा जाता है। जब वो ज्यादा फेमस हो गए थे तो उनको देश रत्न भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे निकनेम है, तो वो आपको पता ही होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब, जितने भी इंडिया के प्रेसिडेंट है, PM है, इनके बारे में आपको तो वैसे भी पढ़ना ही होता है। आपका जो GK पोर्शन है पेपर 3, उसमें आपका जो GK पोर्शन है उसमें आपको इंडिया का जितना GK है, जनरल नॉलेज है, GS है, वो पढ़ना ही है। फिर साइंस एंड टेक, साइंस के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स का कंप्यूटर है, 40 मार्क्स का झारखंड का जो नेशनल करंट है, झारखंड स्पेशल है, वो आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका 150 मार्क्स का तो वहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो ये चीज़ तो आपको पढ़ना ही है। स्टैटिक GK में ये पोर्शन आ जाता है। और आपका वैसे भी सेकंड पेपर, जब तक आप हिंदी इंग्लिश, जो फर्स्ट पेपर है पेपर 1 में जो हिंदी इंग्लिश है वो आपको क्वालिफाई करना है, दैट इज आपको उसमें पास मार्क्स लाना है। और जो सेकंड पेपर, लैंग्वेज पेपर, जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, जिनका जो भी ऑप्शन है उसमें आपको पास मार्क्स, मतलब आपका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेंगे तभी आपका जो पेपर 3 होता है, GS जो पेपर 3 है जिसमें GS, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर है, वो तभी आपका चेक होगा जब आप ये दोनों पेपर क्वालिफाई करते हैं। पेपर 1 क्वालिफाइंग और पेपर 2 के मार्क्स जो है वो ऐड होंगे। तो आप अपने लैंग्वेज पेपर में जितना अच्छा स्कोर करें उतना अच्छे आपको रैंकिंग मिलने के चांसेस है। ये आपके स्कोर पे डिपेंड करते हैं कि आप लैंग्वेज पेपर में कितना फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघदूतम कृदिसम काव्यम।
मेघदूतम कैसा काव्य है? ए महाकाव्यम, बी खंड काव्यम, सी दृश्य काव्यम या डी आदि काव्यम। मेघदूत को हम लोग कैसा काव्य बोलते हैं? मेघदूत जो है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी खंड काव्यम। ये क्या है? खंड काव्य है। तो अब खंड काव्य का क्या विशेषता होता है, ये अगर आपने संस्कृत का इतिहास या ये पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कौन सा नाटक है, कौन सा खंड काव्य, कौन सा महाकाव्य, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। तो मेघदूतम खंड काव्यम अस्ति। मेघदूत काव्य को दो खंडों में बांटा गया है। ये दो खंड में विभाजित है। पहला है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। ठीक है, इसमें जो पूर्व मेघ है ये कालिदास द्वारा रचित है। तो आपको पूर्व मेघ के बारे में आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो मेघदूत के कितने पाठ है? दो पाठ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें लगभग 115 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 115। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत की लोकप्रियता भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से ही है। कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत है ये बहुत फेमस है और इसमें कालिदास के जितने भी श्रृंगार रस है और उनकी रचना की जो मूर्धन्यता है आप उसमें देख सकेंगे कि कालिदास ने किस तरीके से मेघदूत की रचना की, उसमें कितने श्लोक हैं, या फिर मेघदूत में जो मेघ का वर्णन है, या जो यक्ष कुबेर है, यक्ष जो है वो मेघ से किस तरीके से विनती करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, उसके बारे में आपको उसमें पूरा पढ़ने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघदूतस्य रचना कस्मिन् छंदसि संजता। मेघदूत जो रचना हुई है तो उसमें कौन से छंद हैं? ज्यादातर कालिदास में कौन सा छंद का यूज किया है? पहला है आपका ऑप्शन ए मंदक्रांता, बी अनुष्टुप, सी उपजाति, डी वसंतलिका। तो इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है आपका मंदक्रांता छंद। मेघदूतस्य रचना कस्मिन् छंदसि संजाता। तो कस्मिन् छंदसि इसमें कौन सा छंद आया है? इसमें मंदक्रांता छंद हुआ है। मंदक्रांता इति छंदसि मेघदूतस्य रचना संजता। मंदक्रांता छंद की विशिष्ट संरचना गति, लय, त्वरा, मंथरता का एक साथ बोध करती है। मतलब इसमें क्या हो जाता है, मंदक्रांता छंद में आपका गति, संरचना, लय, स्वर ये सारे एक साथ का बोध कराती है। इसमें तो जब भी आप मेघदूत पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा छंद ज्यादातर यूज किया गया है, मंदक्रांता छंद का यूज है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ सकते हैं क्योंकि आपके लिटरेचर पोर्शन में जो जो बुक दिया हुआ है, जैसे कि पूर्व मेघ की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसी तरीके से उत्तर रामचरित जो भवभूति जो है रचित, या अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम या शिवराज विजय, ये जितने लिटरेचर पोर्शन में जो भी आपका बुक दिया हुआ उसमें आपको कौन सा छंद यूज हुआ है, कौन सा अलंकार है या कौन सा रस है, रस में भी कौन सा रस ज्यादा यूज हुआ, ये सारा का आपको डिटेल पता होना चाहिए। और कौन से राइटर जो है, जो ऑथर है, वो किस विधा में लिखते हैं, उनके लिखने का क्या ये है, किस विधा में लिखते हैं, वो खंड काव्य में रचित है या गद्य काव्य है या महाकाव्य है, इस तरीके का डिटेल। और इनके बारे में और भी कोई रचना है तो वो डिटेल हिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है या कौन से कवि का क्या उपनाम है, कहाँ को वो रहते हैं, मतलब उनका लाइफ हिस्ट्री जो होता है। तो थिंकर्स जो जितने भी आपके राइटर्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ना है मतलब कि 100 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन तो इस टाइप के रहेंगे कि आपसे कालिदास के बारे में पूछा जा सकता है या फिर भवभूति के बारे में पूछा जा सकता है, भास के बारे में या दंडी के बारे में, किसी के भी बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघदूते दूतः क आसीत्। ज्यादातर क्वेश्चन मेघदूत से ही है यहाँ पे। मेघदूत के दूत कौन थे? जो मेघदूत स्टोरी आप पढ़ेंगे उसमें दूत कौन थे? ए वायु, बी पक्षी, सी मेघ या डी सूर्य। तो इसमें मेघदूत के दूत कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए मेघदूते दूतः आसीत्। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी मेघ। मेघदूते मेघ एव दूतः आसीत्। मेघदूत में मेघ ही दूत थे। मेघ मतलब जो बादल थे वही दूत थे। वर्षा ऋतु में अपनी प्रेमिका की याद आने पर यक्ष कोई संदेश वाहक न होने के कारण मेघ के माध्यम से अपने संदेश विराकुल प्रेमिका तक भेजने की बात सोचता है।
तो उस समय ऐसा कोई जब की रचना, तब तो ऐसा कोई सोर्स ऑफ मीडिएटर था नहीं कि आप फोन कर लें या व्हाट्सअप कर लें या लेटर लिख दें, ऐसा कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक दूसरे से दूसरे जगह जाने का कोई भी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री या इस तरीके का कुछ भी नहीं था। तो उस समय कवि की कल्पना जो थी वो क्या करते थे, जो यक्ष हैं वो जो अपनी पत्नी के लिए जो भी मैसेज भेज रहे हैं तो वो किसके द्वारा भेज रहे हैं, मेघ के द्वारा भेज रहे हैं। क्योंकि बादल क्या है, बादल घूमते घूमते जितने भी आप मेघदूत अगर पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी एरिया का रीजन का वर्णन है कि मेघ यहाँ जाएगा वहां जाएगा, उसको मतलब अपनी वाइफ से ऐसे बोलना वैसे बोलना, तो ये उस समय का टाइम पीरियड बताता है कि उस समय इंडिया में क्या डेवलपमेंट था, किस तरीके से मैसेज एक दूसरे के पास जाते थे। अभी तो आपके पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो आप तुरंत मीन्स एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन उस समय की आप सोचिए कि उस समय कितना संवेद मतलब ये था कि आप वेट कर सकते थे कि मेघ जब तक वहां जाएगा तब वो कहेगा, वो सुनेगी नहीं सुनेगी अलग बात है, लेकिन उस समय का मीडिएटर जो था क्या था, मेघ ही था। लोग बादल से, हवा से, फूल से, पेड़ से, उन्हीं लोग से अपना जो मीडियम है, जो बात है कहलवाते थे। ऐसा कोई भी सोर्स ऑफ मीडिएटर अच्छा नहीं था कि आपने फोन किया या टेलीग्राम कर दिया या फिर लेटर लिख दिया, वो सब नहीं था उस टाइम में। तो ये सब चीज जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता चलता है कि उस समय का डेवलपमेंट क्या था, साइंस एंड टेक का क्या डेवलपमेंट था, या फिर इंडिया का कल्चर कैसा था। तो ये सब चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघदूतस्य नायकः। मेघदूत के नायक कौन थे? मेघदूतस्य नायकः, ऑप्शन ए यक्ष, ऑप्शन बी कुबेर, ऑप्शन सी शिव और ऑप्शन डी घनदः। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेघदूत के नायक कौन थे? मेघदूतस्य नायक यक्ष आसीत, जो यक्ष थे वो थे, ठीक है। यक्ष कुबेर द्वारा अलकापुरी में निष्कासित किए जाने पर समगिरी पर्वत पर निवास करते थे और मेघ को दूत बनाया था। ये यक्ष जो कुबेर थे, यक्ष कुबेर द्वारा अलकापुरी से निष्कासित किए गए थे। वो अलकापुरी में रहते थे, लेकिन उनको कुबेर क्या बोले थे कि आप वहां जाके रहिए, समगिरी पर्वत पर निवास करना था उनको। तो इसलिए वो अपनी वाइफ से, जो उनकी पत्नी थी, उनसे दूर थे, इसलिए मेघ को, बादल को अपना दूत बनाकर वो इतना सारा जो मैसेज है या जो बात है वो कहते थे, ठीक है। तो मेघदूत आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मतलब पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा कि किस तरीके से कालिदास ने इसकी रचना की है, या कवि ने क्या कल्पना की है कि मेघ ऐसे जाएगा, मेघ को ये दिखेगा। मतलब उसमें इंडिया का आप देख लीजिएगा, मतलब किस किस स्टेट का वर्णन है, इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आएंगे कि कालिदास ने मेघदूत में किस किस राज्य का वर्णन किया है। वहां के आपके क्लाइमेटिक कंडीशन, जोग्राफिक कंडीशन, सारे कंडीशंस का नॉलेज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शकुंतला नाटक से। अभिज्ञान शकुंतलम इति नाटकस्य रचनाकारः कः। अभिज्ञान शकुंतला के नाटककार जो हैं उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी भास, सी कालिदास और डी भारवी। तो इसमें रचना कौन है? ये तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। संस्कृत जिसका नहीं भी होगा उसको भी पता होगा कि अभिज्ञान शकुंतलम इति नाटक के रचनाकार का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी कालिदास। कालिदास एवं अभिज्ञान शकुंतलम इति नाटकस्य रचनाकारः अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम एक विश्व विख्यात नाटक है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया भी बहुत फेमस है। इस नाटक का अनुवाद, इस नाटक का ट्रांसलेशन भी बहुत सारे लैंग्वेज में हुआ। तो किस किस लैंग्वेज में हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला तो इंग्लिश में हुआ है, इंग्लिश, जर्मन, तो आप हिंदी में तो इसका अनुवादित तो पढ़ते ही हैं। तो ये किसके द्वारा रचित है? कवि कालिदास द्वारा रचित है। इसमें कितने ये हैं, आप अगर इसका श्लोक पढ़ेंगे, इसमें एक श्लोक भी है कि काव्येषु नाटक रम्यम। काव्यों में अगर कोई काव्येषु नाटक, जितने भी काव्य होते हैं उसमें नाटक सबसे सुंदर होती है। काव्येषु नाटक रम्यम तत् रम्या शकुंतला। उसमें भी जितने भी नाटक है उसमें सबसे सुंदर नाटक कौन सा है? वो शकुंतला का नाटक है। तो इस टाइप से भी आपसे श्लोक पूछा जा सकता है कि काव्यों में सबसे सुंदर रचना किसकी है, तो उसमें क्या पार्ट होता है। तो काव्यों में सबसे रचना क्या होता है? नाटक है। और नाटकों में सबसे सुंदर जो वर्ल्ड फेमस रचना कौन है? वो शकुंतला है।
ठीक है, शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन आपको उस अभिज्ञान शकुंतलम में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकुंतलम नाटकस्य नायिका कः। शकुंतला जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसकी नायिका कौन है, मतलब उसमें जो मेन लीडिंग कैरेक्टर कौन है। ए उर्वशी, बी धृताची, सी मेनका और डी शकुंतला। अब इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है कि शकुंतलम नाटक का पूछ रहा, तो ऑब्वियसली जिसके नाम से है तो नायिका वही होंगी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी शकुंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काव्येषु रम्यम किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काव्यों में रम्यम कौन सा है। ए श्रव्य काव्य, बी गद्य काव्य, सी नाटकम और डी पद्मम। जो काव्य होते हैं उसमें सबसे सुंदर क्या होता है, ए श्रव्य काव्यम, बी गद्य काव्यम, सी नाटकम और डी पद्मम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नाटकम। ठीक है, अब इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि शकुंतला जो एक श्लोक बताया था अभी आपको, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, मतलब काव्यों में नाटक रम्य है और उसमें रम्य क्या है, सबसे सुंदर क्या है, शकुंतला नाटक है। नाट्य काव्य में नेत्रों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हुए रस का संचार करके सहृदय दर्शकों को आह्लादित करता है। मतलब नाटक इस तरीके से लिखा जाता है कि आप वो सीधे आपको मतलब टच करता है, बहुत टचिंग तरीके से लिखा जाता है। तो उस समय के जो ऑथर्स लोग होते थे, चाहे कालिदास हो, भारवी हो, जो भी हो, वो लोग इस तरीके से लिखते थे जैसे कि आप उसका लाइव देख सकते हैं, जैसे आपकी आंख के सामने जैसे टीवी चल रहा है या मोबाइल चल रहा है, तो उस तरीके से वो वर्णन करते थे जो कि आपको क्लियर आप उस चीज को फील कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुष्यंतेन तिरस्कृत्य शकुंतला कस्य आश्रमे गतः। जब दुष्यंत ने शकुंतला का तिरस्कार कर दिया था, छोड़ दिया था, तब शकुंतला कहाँ गई थी। मतलब शकुंतला इतनी सुंदर थी, उसमें इतनी सारी क्वालिटी थी, फिर भी राजा दुष्यंत ने क्या किया था, शकुंतला को छोड़ दिया था। वो भूल गए थे कि शकुंतला भी, तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन लोगों को वो श्राप दिया गया था। ठीक है, अगर वो श्राप नहीं दिया जाता तो ना भारत होते और ना ही ये भारत देश होता जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं और जिनके इतने बारे कल्चर हेरिटेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दुष्यंतेन तिरस्कृत शकुंतला कस्य आश्रमे गता। जब दुष्यंत ने शकुंतला का परित्याग किया था, तब वह कहाँ किनके आश्रम में गई थी। पहला ऑप्शन है आपका ए कण्वस्य, बी मांतगस्य, सी व्यासस्य और डी दुर्वासस्य। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है कि किसके आश्रम में गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी मांतगस्य। दुष्यंतेन तिरस्कृता शकुंतला मांतगस्य आश्रमे गता। ये जो ऋषि हैं इन्हीं के आश्रम में ये गई थी, जो ऑप्शन बी है मांतगस्य। फिर बाद में आते हैं दुष्यंत, बाद में आते हैं मतलब आप पूरा स्टोरी पढ़ेंगे आप अभिज्ञान शकुंतला का, तो उससे पता चलेगा कि कैसे वो आते हैं उस आश्रम में और भरत को खेलते हुए देखते हैं कि भरत जो होते हैं वो जो व्याघ्र है, जो बाघ है, जो टाइगर होता है, लायन, उसके दांत पकड़ के वो काउंट करता है। तो इस तरीके से आप वो स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी पढ़ेंगे या मैक्सिमम स्टोरी तो पता ही होता है कि शकुंतला के बारे में क्या स्टोरी है। और वैसे भी स्टोरी का समरी आपको इसके एग्जाम पर्पज से तो पढ़ना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतना ऊपर वाला क्वेश्चन जो था ज्यादातर आपको मेघदूत और कालिदास और अभिज्ञान शकुंतलम से था, क्योंकि आपका लिटरेचर पोर्शन भी कवर करना है। लिटरेचर पोर्शन में आपके जितने भी बुक हैं, जैसे पूर्व मेघ पढ़ना है, उत्तर रामचरित पढ़ना है, अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, शिशुपाल और किराता अर्जुनियम और शिवराज विजयम, ये सारे बुक का आपको मेन कैरेक्टर कौन सा श्लोक है, कौन सा गद्य है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, नायक कौन है, नायिका कौन है, कौन सा छंद यूज हुआ है या अलंकार या रस किसका ज्यादा प्रयोग हुआ है, जो भी उसमें ग्रामेटिकल क्या आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट वर्ग का उच्चारण स्थान। आपसे पूछा गया ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पहला ऑप्शन है आपका ए कंठ, दूसरा है बी तालु, सी मूर्धा और डी ओष्ठ।
तो आप इतने दिन से अगर पढ़ रहे हैं या आप पहले भी पढ़े होंगे, जितना भी उच्चारण स्थान है, जितने भी स्वर और व्यंजन है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। स्वर जैसे 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उसी तरीके से व्यंजन का भी भेद किया गया है, कौन कौन से व्यंजन वर्ण है। तो इसमें आपसे ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है। तो इसके लिए आपको मैंने बोला था कि आपको कुछ सूत्र होते हैं, वो अगर आप याद करते हो, ध्यान में रखते हो तो आपको याद रहेगा। जैसे अकु विसर्ज्यानाम कंठ, तो इसमें क्या होता है, कंठ से उच्चारित होने वाले जितने जो वर्ण होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे अ, आ, क वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उसी तरीके से ईचु या शानाम तालु, ई च वर्ग, श तालव्य श, च वर्ग, और ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। उसी तरीके से आता है ट वर्ग का, तो ऋतु रसानाम मूर्धा, री ट वर्ग में पूरा ट ठ ड ढ र और मूर्धन्य श, ये सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। तो इसमें ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। तो उसी तरीके से लेतु लसानाम है, उपमध्यानाम है, यंगमाना नाम नासिका है, एदंतो कंठ है। तो इस तरीके से जो आप सूत्र है वो आप अगर याद कर लेते हैं तो उसमें फिर आपको उच्चारण स्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडा धाना पद में समास क्या होगा। आपका पद क्या दिया हुआ है, गुडा धाना। गुडा धाना में आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका ए तृतीय तत्पुरुष, बी चतुर्थी तत्पुरुष, सी सप्तमी तत्पुरुष और डी द्वितीय तत्पुरुष। तो इसमें ये क्लियर है कि आपका इसमें तत्पुरुष समास ही है। तत्पुरुष समास को हम लोग कैसे पहचानते हैं, जब उसमें कारक के विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक के जितने विभक्ति है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध, षष्ठी, अधिकरण में पर, जब इतने चिन्हों का प्रयोग करके कोई शब्द पद बनता है तो उसमें क्या होता है, जो समास होता है वो तत्पुरुष समास लगता है। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा गया गुडा धाना पद में समास क्या होगा। तो इसके लिए भी एक सूत्र है, कुछ शब्द हैं जिसमें ये शब्द आने पे उसमें तृतीय तत्पुरुष समास ही होता है। संस्कृत में देखिए, जितना सूत्र अगर आप पढ़ लेते हैं ना, जितना आपको सूत्र लिखने का प्रैक्टिस हो, पता हो, तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे। जैसे कि स्त्री प्रत्यय है या कुछ उपसर्ग है, तो कुछ कुछ प्रत्यय में ही आप पूरा एक सूत्र में ही स्त्री प्रत्यय कवर हो गया है। मतलब आप उसमें लिखेंगे तो कम से कम 20 से 25 आप वो कवर कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे कारक के सूत्र पढ़ते हैं, तो जितना आप सूत्र पढ़ेंगे, ये जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, अगर आपको सूत्र पता है तो आप थ्योरम प्रूव कर लेते हैं। तो उसी तरीके से कि इसमें आपको सूत्र पता है तो आप ग्रामेटिकल क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। कभी कभी बड़ा बड़ा सा पद होता है जो कि एक वाक्य में, एक सिंगल वाक्य में, एक ही पद में वो वाक्य खत्म हो जाता है। तो आप इसको जितना तोड़कर, मतलब इसमें संधि, समास, कारक, इन सब का जितना प्रयोग करके पढ़ेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो शब्द है आपका गुड धाना पद में समास क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र है, पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्रय च लक्षण है। ये सूत्र अगर आपको पता है तो ये जो सूत्र है उसमें उसके साथ जो भी आता है उसमें क्या हो जाता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो सूत्र क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या आपको पहले से भी पता होगा, क्योंकि ये समास तो बेसिक चीज है। आप 6 क्लास 4-5 क्लास से संस्कृत में ही नहीं, हिंदी ग्रामर में भी समास पढ़े होंगे। तो ये संस्कृत का सूत्र है, पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्रय लक्ष्य। ये चीज होने पे क्या होता है, तृतीयांत पदों के साथ ऊपर लिखे हुए जितने शब्द मैंने बोले आपको, पूर्व हो, सदृश हो, समानार्थ हो, कलह, निपुण हो, मिश्रय हो, ये सारे जब लिखे हुए होते हैं तो इनके समस्त पद में क्या होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होते हैं। ये तृतीयांत पदों के साथ जो भी तृतीय विभक्ति वाले शब्द हैं या पद हैं उनके साथ जुड़ते हैं। लिखे हुए शब्दों का समस्त पद हमेशा तृतीय तत्पुरुष समास ही होता है। तो गुड धाना में आप देखिए, आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुडेन मिश्र। तो गुडेन में तृतीय विभक्ति आ रहा है, तो गुडेन मिश्र हो रहा है या गुडेन धाना हो रहा है, या आप जैसे पूर्व, पहला आपको शब्द बोली मैं पूर्व, तो मासेन पूर्व, तो उसमें मास पूर्व विग्रह होके बना है, तो इसमें समास कौन सा लग रहा है, तृतीय तत्पुरुष। तो उसी तरह आपका दिया गुडा धाना, तो आप इसको विग्रह करेंगे तो गुडेन धाना होगा।
तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। तो ज्यादातर आप सूत्र अगर समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है संस्कृत में। जैसे कारक के सूत्र पढ़ लिए, समास के सूत्र पढ़ लिए, संधि में भी बहुत सारे सूत्र है, जैसे स्वर संधि के सूत्र है, स्वर संधि के 5 भेद है तो उसमें भी सूत्र है। सूत्र अगर आपको पता है तो आप इजिली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनि कर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण। जनि कर्ती प्रकृति सूत्र का उदाहरण क्या है? इसमें आपको सूत्र दे दिया गया और आपसे पूछा गया है कि उसका एग्जाम्पल क्या है। ये सूत्र किसका है? जनि कर्तु, ये देखिए आप, जन धातु के कर्ता, जन धातु से बना है ये जनि कर्तु। जन धातु के कर्ता, जने कर्ता तस्य जनु कर्तु। जनि धातु के कर्ता के हेतु रूप वाक्य में अपदान संज्ञा होती है। ये जो सूत्र है इसमें हमेशा क्या होती है? अपदान कारक कारक होगा। तो इसमें विभक्ति आप देखेंगे तो इसमें जितने भी सेंटेंस बाकी दिए, जैसे हिमवत गंगा प्रभवती, ब्राह्मणा प्रकृति सुंदरा आसीत, ब्राह्मण प्रजा प्रज्यांते, या डी नगरात पाक ग्रामम अस्ति, तो ये नगरात इसमें भी पंचमी व्यक्ति है। बाकी हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। तो जिस चीज से अलग होना में क्या होता है? पंचमी व्यक्ति होती है, और करण से जब होता है तो वो साधक के रूप में काम करती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जनि कर्तु प्रकृति में कौन सा किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्राह्मण प्रजा प्रजान्ते। ठीक है, क्योंकि जन धातु के साथ क्या लगा है? पंचमी विभक्ति लगता है। तो आपको सूत्र याद रखना है। ये कारक से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव जाति का आदि पुरुष किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव जाति का आदि पुरुष किसे कहा गया है? तो अब ये आदि पुरुष मूवी से आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे। इसका है, पहला ऑप्शन है वशिष्ठ को, ऑप्शन बी कपिल को, सी मनु को, और डी विष्णु को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी मनु को। मनु को आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आने पद में कौन सा लकार है? आपका पद दे दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आने पद में कौन सा लकार है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था आदि पुरुष, अब ये आपको पता होगा कि आदि पुरुष किसको कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। मनु शब्द से या मनु से मनुष्य की उत्पत्ति मानी गई है, इसीलिए उनको आदि पुरुष कहा जाता है। शब्द की उत्पत्ति या मानव नामक जाति की उत्पत्ति से मनु को ही इसका श्रेय दिया जाता है। मनु कई बार इसमें वैश्वत मनु बड़े लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुए। मनुस्मृति की जो मनु के द्वारा रचित बुक है उसको क्या बोलते हैं? मनुस्मृति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आने पद में कौन सा लकार है? आने पद में कौन सा लकार है? फर्स्ट ऑप्शन ए लोट लकार, बी लंग लकार, सी विधिलिंग, और डी लेट लकार। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए लोट लकार। करेक्ट ऑप्शन क्या है? लोट लकार। ठीक है, लोटकार अगर आपको धातु रूप अगर याद है तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं। जितने भी आपको धातु रूप सिलेबस में दे दिया गया है कि कौन कौन सा धातु रूप है, कौन कौन सा शब्द रूप है, तो आप सीधे सीधे धातु रूप शब्द रूप पढ़िए और आंसर कर सकते हैं। आने पद में लकार लोट है। लोट लकार संस्कृत में क्रियापदों के विभिन्न कालखंडे जो 10 लकार होते हैं उसमें आता है। 10 लकार आपको पता होगा कौन कौन से हैं, और उसमें वचन होते हैं, पुरुष होते हैं। तो इसमें आपको जितने भी धातु रूप दिए गए हैं उसको आप पढ़िए, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा वो आप कर सकते हैं। आपसे कभी कभी वचन पूछा जा सकता है, या उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, या मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विसंख्यावाचक शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? द्वि जो है संख्यावाचक शब्द है, ये आपका शब्द रूप से क्वेश्चन है। द्विसंख्यावाची शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो पुल्लिंग रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है द्वे, दूसरा है दो, सी द्वि, और डी है दो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपसे ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है, पुल्लिंग का रूप क्या होगा? तो पुल्लिंग रूप आपका हो जाएगा दो, जो ऑप्शन बी है आपका। द व संयुक्त और व की मात्रा। ठीक है, ये कैसे हुआ? अगर आप ये शब्द रूप पढ़ेंगे
तो शब्द रूप में इसमें दिया हुआ है। ये क्या है? द्विसंख्यावाचक शब्द है, इसका पुल्लिंग द होगा। द्वि और जो द्वि जो आपको क्वेश्चन में दिया वो क्या है? स्त्रीलिंग है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का मतलब दो ही होता है, लेकिन आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग इस तरीके से शब्द रूप को पढ़ना है। जैसे कि एक आप पुरुषवाच्य पुल्लिंग शब्द रूप राम पढ़ लिए, तो उसी का स्त्रीलिंग आप पढ़ने जाएंगे तो आपको लता पढ़ना होगा या रमा पढ़ना होगा। जितने आकारांत, ईकारांत, तो जितने भी आप शब्द रूप पढ़ेंगे इसमें आप ध्यान देंगे कि पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, नपुंसकलिंग पढ़ रहे हैं या स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि वाक्य में किस उपनिषद से ये संबंधित है? ये आप श्लोक पढ़ते ही हैं, तुम्हें माता चो तुम्हें पिता, ये वाला जो श्लोक है, ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन सी मांडव्य उपनिषद और ऑप्शन डी तैत्तिरीय उपनिषद। तो आपको बताना है कि ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, ये कहाँ से लिया गया है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, तैत्तिरीय से लिया गया है। ठीक है, और इसके उक्त महत्वपूर्ण व लोकप्रिय सुभाषित वाक्य जो है प्रश्नोपसित का संबंध प्रश्नों से है, जैसे क्या, कैसे, क्यों आदि। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गया है, ये आपको याद रखना। तो आपसे उपनिषद से भी डायरेक्ट जो फेमस लाइन है, जैसे कल आपने पढ़ा था अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो कोई भी लाइन कहाँ से लिया गया है ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हरि शब्दस्य प्रकाशः का समस्त पद क्या होगा? हरि शब्दस्य प्रकाशः। ठीक है, ऑप्शन है अधिहरि, बी इति हरि, सी हरि इति, डी अनुहरि। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि हरि शब्द से प्रकाश का समस्त पद क्या होगा। ये विग्रह किया हुआ, आपसे समस्त पद पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इति हरि। ठीक है, अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि कौन सा समास है, क्या विभक्ति है, ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि हरि शब्द से प्रकाश का समस्त, अगर आप इसको एकीकृत करते हैं तो इति हरि होगा। संस्कृत में इति का तात्पर्य क्या होता है? पूर्ण या समस्त। और इसमें कौन सा समास लगा है? ऐसे शब्द जहां पे लगते हैं वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। इति पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। प्रश्न वाले पद का अर्थ है हरि शब्द प्रकाश। ठीक है, तो ऐसे शब्द जहां पे लगते हैं वहां पे आप समास पूछा गया है, तो समास अगर पूछता है तब आप वही भाव बोलेंगे। समास नहीं पूछा गया, सिर्फ आपसे समस्त पद पूछा गया है, तो इति हरि बोलेंगे आप। इति हरि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लब्ध पद में कौन सा प्रत्यय है? आपका पद दे दिया गया है लब्ध, या शब्द बोलेंगे इसको, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए ध प्रत्यय, बी अच प्रत्यय, सी अक्त प्रत्यय या डी क्षत्रि प्रत्यय। प्रत्यय पहचानने का भी होता है कि आप शब्द देखकर तुरंत बता दें कि कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय में क्या होता है कि वो तद्धित है या क्रिया से लगा है या संज्ञा से लगा, इस तरीके से आप देखेंगे तो आप उसको इजिली पहचान सकते हैं। तो आपने इसको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी अक्त प्रत्यय। ठीक है, अब अक्त प्रत्यय कैसे लगा है वो अगर आप शब्द तद्धित और ये सारे प्रत्यय पढ़ें तो समझ जाएंगे। लब्ध पद में प्रयुक्त प्रत्यय अक्त है। धातु इसका क्या है? मूल धातु अगर आपसे पूछा जाएगा तो लब धातु है। लब मतलब लब धातु है जो लाभ होता है। प्रत्यय अक्त शब्द मतलब लब्ध धातु में अक्त प्रत्यय लगा है तो लब्ध हो गया है। ठीक है, यह कर्म और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। यह कब होता है? जब कर्मवाच्य होता है या भाववाच्य होता है तब इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से कृदंत प्रत्यय का प्रकार है। ये जो क्रिया के अंत में जो लगता है तो कृदंत प्रत्यय का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट भी आपका उपसर्ग प्रत्यय से ही क्वेश्चन है। पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? पा मूल धातु दे दिया गया है। क्या? पा मतलब पीना। तो पा धातु में अगर तुमुन प्रत्यय आप लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? ए पीबितुम, बी पिबतुम, सी पातुम या डी पायुतुम।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी पातुम। और तुमुन लगता है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, पीने के लिए। तुमुन में एंड जब होगा तो क्या होगा, पीने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पातुम। तो अब उपसर्ग प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय, इसका भी पूरा डिटेल मीन सूत्र अगर पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा गया, इसलिए पातुम शब्द बना है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए होता है, जो हम लोग जैसे संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए बोलते हैं ना, संप्रदान को के लिए। तो जब भी के लिए बोलेंगे, जैसे पठ प्लस तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, खा प्लस तुमुन खादितुम खाने के लिए, वैसे ही पा प्लस तुमुन पातुम हो गया पीने के लिए। तो तुमुन का ट्रांसलेशन हिंदी में क्या हो जाएगा, के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्री प्लस तुमुन करतुम या पा प्लस तुमुन पातुम, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या क्या है। आपसे पूछा गया कि संस्कृत जो वर्णमाला है जैसे हम लोग हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं, उसी तरह संस्कृत माला में मूल स्वर की संख्या क्या है। ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 7 या डी 11। तो मूल स्वर हम लोग किसको बोलते हैं, आपको पहले मूल स्वर पता होना चाहिए कि मूल स्वर है क्या। तो जो हम लोग ये पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, तो स्वर का जो स्टार्टिंग वाला पढ़ते हैं हम लोग अ ई उ री, ये क्या होते हैं, ये मूल स्वर हैं। इन्हें हर्ष स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, तो वो हर्ष स्वर है। जैसे अ ई उ री और री, मतलब ल के नीचे री की मात्रा, ठीक है। तो इनका टोटल कितना है, संस्कृत में 5 है, ठीक है। मूल स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, अ ई उ री और ली। इन स्वरों को सवर्ण भी कहा जाता है, इनको सवर्ण भी कहा जाता है, हरस्व भी कहा जाता है और मूल स्वर भी कहा जाता है। इन स्वरों को दीर्घ स्वर बनाया जाता है। इसमें अगर एक आप मात्रा जोड़ देंगे तो दीर्घ हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे या 3 जोड़ देंगे तो प्लुत बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्हें अकह दीर्घ वर्ण का नियम से बनाया जाता है। तो इसमें मूल स्वर आपके कितने हैं, 5 हैं। ये नहीं कि आप 4 लगाएंगे, संस्कृत में 5 है। जो री है वो भी काउंट होता है, ठीक है। कौन कौन से, अ ई उ री और ली, ये मूल स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यरो अनुनासिके अनासिको वा सूत्र का उदाहरण क्या है। ये सूत्र जो दे दिया गया है, ये सूत्र पहले आपको ये देखना है कि किससे रिलेटेड है और इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो ये सूत्र किसका सूत्र है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है महालाभम, बी विद्वा लिखति, सी एन मुरारी और डी उल्लास। तो ये सूत्र अगर आपको सूत्र ध्यान में नहीं है तो आप शब्द देख के पता कर सकते हैं कि ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है ये सूत्र संधि से रिलेटेड है। क्यों महालाभ, अब महालाभ का संधि कीजिए या एन मुरारी का संधि कीजिए या उल्लास का संधि कीजिए। तो जितने भी ऑप्शन में दिए हुए सारा संधि का शब्द दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि यरो अनुनासिके वो अनासिको वो का सूत्र किस सूत्र का उदाहरण है। तो आप जितने भी पद दिए हुए सबका संधि विच्छेद कीजिए, महाजोड़ लाभ, विद्वान लिखति, एनन मुरारी या उल्लास। तो इस सूत्र में आपको ध्यान देना है, इसमें आपका आ रहा अनुनासिके, ये अनानुनासिके वो। तो इस सूत्र में क्या होगा, पद के अंतिम यर लिखेंगे, य और र, ह को छोड़कर सभी व्यंजन, य से लेके र तक में ह को छोड़ के जितने भी व्यंजन आते हैं तो क्या क्या आ जाता है, ह को छोड़ दीजिए आप, य र ल व, ह को छोड़ दीजिए तो य र ल व को विकल्प के अनुनासिक मतलब अपने वर्ग का, जो जब हम लोग क ख ग अंग पढ़ते हैं, च छ ज य ट ठ ड ढ न, तो वो जो है ना त थ द न, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या बच गया, अंग य न न म, ये जो बच जाता है अपने वर्ग के पंचम वर्ण होता है। यदि यर प्रत्याहार वर्ण को पश्चात कोई अनुनासिक वर्ण हो, यदि यर प्रत्याहार, यर मतलब यर और लव को ह को छोड़कर उसके बाद कोई अनुनासिक हो, अनुनासिक में क्या हो गया, अंग य न न म हो, तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसका पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप जगन्नाथ की संधि कीजिए, तो जगन्नाथ की संधि करते हैं तो क्या होता है, जगत प्लस नाथ। तो लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे तो जगन आधा न पूरा न
न लिखेंगे। तो आप इसमें देखिए क्या हो रहा है, जगन्नाथ, तो इसका जो पंचमी वर्ण आ रहा, तो उसी तरीके से इससे आपसे पूछा गया है कि ये किस सूत्र का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है एनन मुरारी, इसका अगर आप संधि करेंगे तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये किस सूत्र है, तो इस तरीके से, और ये व्यंजन संधि का सूत्र है। तो आपको स्वर संधि के, जैसे कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब स्वर संधि के जो 5 भेद है, और 5 भेद में किस किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, या व्यंजन संधि में किस कौन कौन सा सूत्र आया है, ये डिटेल में आपको पढ़ना है, तभी आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। नहीं तो ये सूत्र आपको ध्यान में नहीं रहेगा, सिर्फ अनुनासिके या अनुनासिकों से याद नहीं रहेगा, आपको पूरा संधि पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है, ये किस सूत्र का एग्जाम्पल है, ये जो एनन मुरारी शब्द है उसका। आप इसका अगर संधि करते हैं तो संधि कैसे करेंगे, एतत् प्लस मुरारी। तो एतत् का द का लास्ट में क्या हो गया, न। अगर आप देखिए त थ द ध न, तो द का न, इसमें दिया है कि लास्ट में अनुनासिक आएगा, तो यहाँ देखिए लास्ट में आपका अनुनासिक ही आया है, एतत् जोड़ मुरारी, तो एदन मुरारी हुआ है। तो ये किसका सूत्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाषितम पद का अर्थ क्या है। जो हम लोग सुभाषितम बोलते हैं, इस पद का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है आपका ए मधुर वचन, बी कटु वचन, सी दुर्वचन, या डी निर्वचन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इसका पद का अर्थ क्या है, जैसे कि आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मधुर वचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वश्री शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। आपको दे दिया गया है स्वश्री, और आपसे क्या पूछा गया है, शब्द रूप का सप्तमी एक वचन। तो इसके लिए आप, मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि आपके सिलेबस में जितने भी शब्द रूप दिए हुए हैं आप उसको लिखिए, लिख कर ही ये याद होगा। जैसे मति शब्द रूप है, मुनि शब्द रूप है, नदी शब्द रूप है, उसी तरीके से आपसे स्वश्री से पूछा गया सप्तमी एक वचन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन स्वसरे, बी स्वसरी, सी स्वसरेशु, या डी स्वसरौ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वसरी, बी। ठीक है, तो इसके लिए आपको शब्द रूप लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसके लिए अदर कोई ऑप्शन बचने का कोई चांस नहीं है। स्वश्री का अर्थ होता है, स्वश्री शब्द का अर्थ आप जानिए। ठीक है, उसके बाद उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आपको उसमें कितने अध्याय हैं ये बताना है। कितने अध्याय हैं इसमें, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 3। तो इसके कितने अध्याय हैं, ऑप्शन सी 18। अब ये तो बहुत इजी है, ये आपको पता होगा, अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन या बताने की जरूरत तो नहीं है, ये सब आपको पढ़ना ही है। गीता, रामायण, उत्तरामचरित या किराता अर्जुनियम, जितने भी चीज पढ़ने आपको, उसमें कितने काव्य, खंड काव्य हैं या कितने पाठ हैं, कितने श्लोक हैं, ये पढ़ना ही है। महाभारत का महत्वपूर्ण भाग है भगवत गीता। इस ग्रंथ में भगवत श्री कृष्ण व युद्ध के दौरान में अर्जुन को सम्यक परामर्श व सही मार्गदर्शन करते हैं। तो इसमें ये जो है संस्कृत में बोलते हैं, और इसमें क्या वाद व विवाद संवाद है। जो श्री कृष्ण जो विराट रूप लेते हैं, विराट रूप में वो जो बात बोलते हैं, वो सारा भागवत गीता में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पद दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें कुछ आपको शब्द दे दिया गया है, वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो पहला है आपका साधु उक्तम, दूसरा है सत्यार्थ, सी है होत्रिकार और डी है पित्रादेश। इसमें आप सबकी संधि कीजिए, संधि करके देखिए। जैसे साधु उक्तम करेंगे तो साधु जोड़ उक्तम, तो इसमें उ का उ बन जा रहा है, तो ये दीर्घ संधि है। सत्यार्थ, सत्य जोड़ अर्थ, अ मिलके आ बन गया, तो ये भी दीर्घ संधि है। होत्रिकार, होत्री प्लस रिकार, तो इसमें भी री मिलके री बन गया, तो ये भी दीर्घ संधि है। लास्ट होता है पित्रादेश, पित्रादेश की आप संधि करेंगे तो पितृ प्लस आदेश, तो ये क्या है, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो आपको संधि या समास या कारक से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपको देकर पूछेगा ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको है तो पता अच्छे से होना चाहिए, तभी आप नहीं है में लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग को देख के आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कैसा ग्रंथ है।
ए ऐतिहासिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक और डी नैतिक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये एक धर्म से भी रिलेटेड और ऐतिहासिक इतिहास से भी रिलेटेड है, तो अकॉर्डिंग टू ये इसमें ऐतिहासिक दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐतिहासिक होना चाहिए, इसमें बी, क्योंकि इसमें गीता का भी वर्णन है, तो इसमें आपका आंसर सी होना चाहिए। इसमें आपको नैतिक भी मिलता है, नीति भी मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन एक और देना चाहिए था, इन सभी से रिलेटेड का ऑप्शन इसमें होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाभारत के बारे में आपको जानना है, तो आइए, तो ये तो इतना तो आपको पता है कि ये वेद व्यास द्वारा रचित है। महाभारत एक ऐतिहासिक महाकाव्य के साथ साथ धार्मिक और नैतिक भी है। यह विश्व के सबसे प्राचीन महाकाव्य। इसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, इसमें कितने श्लोक हैं, क्या पद्य है, गद्य है, उसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में आदि कवि की उपाधि से विभूषित कौन है? तो संस्कृत भाषा में आदि कवि किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी भवभूति, सी वाल्मीकि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि महर्षि, इन्होंने रामायण नामक महाकाव्य लिखा। यह काव्य संस्कृत में लिखा गया, इसलिए रचनाकार वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि माने जाते हैं। और इनके द्वारा एक श्लोक बोला गया था, जो कि आदि श्लोक मतलब पहला श्लोक था। ये श्लोक सुनने के बाद ही रामायण की रचना हुई थी। तो ये श्लोक उनके मुंह से, महर्षि वाल्मीकि के मुंह से निकले। ऐसा इसलिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था कि महर्षि वाल्मीकि वो सीन देखें और ये श्लोक बोलें। और वो श्लोक क्या था, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देख काम मोहिदम। तो ये जो श्लोक जो उनके मुंह से, जैसे ब्रह्मा जी होते हैं कि जिह्वा पे सरस्वती बैठ गई, तो ये श्लोक उनके मुंह से निकलवाया गया था कि आप ये श्लोक बोले। तो जैसे ये श्लोक जब वो बोले थे, तो उसके बाद ही इनको, जैसे होता है ना कि सेमिनार हुआ या कुछ हुआ, तो सारे देवी देवता का सेमिनार हुआ था, उसके बाद रामायण की रचना की गई थी। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय चारु अस्ति वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण है? आपको एक सूत्र, एक सेंटेंस दे दिया गया, उसमें आपसे पूछा गया है कि यह किस सूत्र का उदाहरण है? वह प्रकृति से चारु है, चारु अस्ति। तो पहला आप देखिए, पहला ऑप्शन है प्रकृतिभ्य उपसंख्या नाम, बी है अपवर्गे तृतीया, सी है इत्थंभूत लक्षणे और डी है साधकम कारणम। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर आपको कारक का सूत्र पता है तो आप देख के ही लगा देंगे, और ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा सूत्र होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकृतिभ्य उपसंख्या नाम। जब भी प्रकृति, नीति, जाति, स्वभाव आदि वाचक शब्दों में ये वाचक शब्द जब होते हैं, तो उसमें क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती। किस किस शब्द में? जब प्रकृति होता है, जाति होता है या स्वभाव होता है। किसी के जाति के बारे में बात हो रहा है, किसी के प्रकृति के बारे में बात हो रहा है। जाति मीन्स कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं, उसका कैरेक्टर के बारे में बात हो रहा है, या प्रकृति कैसा है या स्वभाव कैसा है, जो फीचर्स होते हैं। जनरली जो फीचर्स के बारे में बात होता है, तो वहां पे क्या होता है? तृतीया विभक्ति लगती है। और इंग्लिश में अगर आप जाएं, इंग्लिश ग्रामर में अगर आप जाते हैं, तो जो एडवर्ब होता है या एडवर्बियल फ्रेज होता है, इंग्लिश में जिन स्थानों में एडवर्ब का यूज होता है वहां भी तृतीया विभक्ति होती है। अगर आप इंग्लिश और संस्कृत को कंपेयर करें तो उन्हीं स्थानों पे इस नियम से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं नामन कृष्ण, मतलब वो नाम से कृष्ण है, तो इससे क्या पता चल रहा है? नाम से कृष्ण, उसका नाम क्या है? कृष्ण है। तो कृष्ण उसके कैरेक्टर से झलक रहा है, तब ये है। तो उसमें नामन पद में क्या हुआ? तृतीया विभक्ति। जैसे आप देखेंगे जात्य क्षत्रिय, जाति से क्षत्रिय है, तो जाति से जब आप इसका शब्द रूप पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो इससे आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृतिभ्य उपसंख्या नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
बाकी जो इत्थंभूत लक्षण है या अपवर्ग या साधकम, ये सारा सूत्र मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पे लिंक पे जाकर वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कारक, संधि, समास कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। और जिन लोगों का संस्कृत ऑप्शनल नहीं है तो अपने जिनके फ्रेंड के संस्कृत है तो आप उन लोगों को ये लिंक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन लोगों का संस्कृत है वो देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएगा। एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस जो हैं संस्कृत के आप इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादातर आप ग्रामेटिकल पोर्शन, साहित्य पोर्शन कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, अगर आपका 30% क्वेश्चन भी इससे मिलता है तो आप 30 मार्क्स तो श्योर होते हैं कि आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को कंटिन्यू देखिए, करंट अफेयर हो या जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट हो या संस्कृत का हो, तो आप जितना देखिए वीडियो के थ्रू आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? ए सत्री सानच, बी कत्वाल्यप, सी अक्त कत्वती या डी तव्यक तव्य। इसमें आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अक्त कत्वतु, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें अगर आप अक्त कत्वतु कैसे हुआ, जैसे कत्वतु का संबंध कहाँ पे होता है? भूतकालिक प्रत्यय के रूप में है। अक्त का त बचता है और कत्वतु का तवत बचता है। ठीक है, अक्त प्रयोग कर्म या भाववाच्य में होता है और तवत का प्रयोग कहाँ पे होता है? कर्तृवाच्य में होता है। तो दोनों को कार्य समृद्धि, दोनों को मिला देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? निष्ठा प्रत्यय कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षे अस्मिन पद में संधि। अब वृक्षे अस्मिन पद आपको दिया गया है, इसका आपको संधि करना है। तो वृक्षे अस्मिन, तो आप इसका संधि करेंगे तो वृक्षे प्लस अस्मिन, वृक्षे अस्मिन। और बीच में जो आपको उल्टा एस, मतलब एस साइन दिया गया है, उल्टा एस नहीं है, सीधा ही एस है। एस का जो साइन दिया गया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों दिया हुआ। संधि तो एज इट इज हो जाएगा, वृक्षे प्लस अस्मिन करेंगे, लेकिन बीच में अस्मिन के जगह में आप एस का साइन देंगे। तो इसमें कौन सी संधि हुई है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पर रूप, बी है पूर्व रूप, सी है प्रकृति भाव और डी है जस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि होगा और इसमें एक सूत्र आता है एंग पदांदति। ये सूत्र क्या होता है? ये जो आपका सूत्र संधि हो रहा है ये अयादि संधि का अपवाद है। अयादि संधि किस सूत्र में, किस संधि का भेद है? जब आप स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इस 5 भेद का में भी ये पूर्व रूप संधि है, ये अयादि संधि का अपवाद है। यदि पद के अंत में ए या ओ हो, ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग संधि कर रहे हैं उसके अंत में ए या ओ हो और उसके बाद अ हो, मतलब अ से अनार वाला अ हो, तो उसका जब संधि होगा तो अ का जो है लोप हो जाएगा और उसके बदले में ये जो है प्लुत स्वर का साइन होगा। जो एस का साइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। तो ये प्लुत स्वर का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग संधि करेंगे रामे रामे अपी, तो रामे प्लस अपी, लेकिन जब संधि विच्छेद करके सब लिखेंगे तब लिखेंगे रामे और एस का साइन देंगे और पी लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें वृक्षे अस्मिन का संधि करना है और ये कौन सा संधि हो जाएगा? पूर्व रूप संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से सूत्र के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसमें कौन सा सूत्र आया है। अब इसमें पर रूप संधि भी है, प्रकृति भाव भी है, जस्ट भी है। तो आपको इसके सूत्र पता होंगे तभी तो आप डिफाइन कर सकेंगे ना, तभी आप करेक्ट आंसर चॉइस कर पाएंगे। तो ये भी जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं, जितना भी मॉडल सेट आपका संस्कृत में चल रहा है, आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए और जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि आपके 30 to 40 क्वेश्चन इस सेट से आ रहे हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर में ये एग्जाम है। तो ट्राई टू रिवाइज योर चैप्टर्स रेगुलरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।